शुभ संध्या सम्मानित दर्शकों, आज 16 नवंबर 2025 है और हम एक ऐसे विषय में थोड़ी स्पष्टता लाने की कोशिश करेंगे जो ठंडे आंकड़ों को बहुत वास्तविक चिंताओं से जोड़ता है। भारत में पेंशन और रिटायरमेंट के लिए बचत। आज की इस रात हम 3 खुले मोर्चों की बात करेंगे। EPS 95 की न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपए करने के प्रस्ताव की, EPF से पैसे निकालने के लिए 2025 की नई नियमावली और उसके टैक्स पर असर की, और NPS तथा यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आई एक नई सुविधा की, जहां सरकार अब सरकारी कर्मचारियों के लिए लाइफ साइकिल फंड में अधिकतम 75% तक इक्विटी शेयर की अनुमति दे रही है। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि असली चुनौती ये है कि कैसे एक ऐसी न्यूनतम पेंशन तय की जाए जो इंसान को जीने दे। EPF के पैसों का समझदारी से इस्तेमाल किया जाए बिना फालतू टैक्स चुकाए, और ऐसे निवेश विकल्प चुने जाएं जो न तो बहुत डरपोक हों, न ही इतने जोखिम भरे कि आपकी नींद उड़ा दें। आइए न्यूनतम पेंशन से शुरू करें। कई वर्षों तक EPS 95 योजना की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए प्रति माह तय रही, जो काफी हद तक केंद्र सरकार द्वारा EPFO को दिए जाने वाले बजटीय योगदान पर निर्भर थी। यह राशि, जो शायद 10 साल पहले किसी हद तक रीजनेबल लग सकती थी, आज की तारीख में साफ साफ अपर्याप्त है। मौजूदा कीमतों के साथ 1000 रुपए किसी बुजुर्ग व्यक्ति की बुनियादी दवाइयों के लिए भी काफी नहीं है। किराया, खाना और यात्रा तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए हैरानी की बात नहीं है कि EPFO बोर्ड की बैठकों को करीब से फॉलो करने वाले कई पोर्टल्स के अनुसार संगठन 2025 से इस न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 2500 रुपए करने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है। तर्क सीधा है, अगर न्यूनतम राशि 1000 से बढ़कर 2500 रुपए हो जाती है तो प्राइवेट सेक्टर के वे लाखों पेंशन भोगी जो आज सिर्फ एक प्रतीकात्मक रकम पाते हैं, कम से कम इतना तो पाना शुरू करेंगे कि वे अपनी बुनियादी जरूरतों का सामना कर सकें। सोचिए किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो अभी 1000 रुपए पेंशन ले रहा है। अचानक उसके पास हर महीने 1500 रुपए ज्यादा होंगे, यानी साल भर में 18000 रुपए अतिरिक्त। हम यह नहीं कह रहे हैं कि इससे वह मध्यम वर्ग का हिस्सा बन जाएगा। बात बस इतनी है कि उसे अब गोलियां आधी करके नहीं लेनी पड़े, उसे बस किराया भरने और चावल खरीदने के बीच चुनाव न करना पड़े, और वह जिस घर में रहता है वहां कुछ आर्थिक योगदान दे सके ताकि खुद को हमेशा बोझ जैसा महसूस न करे। साथ ही ये नोट्स एक बात पर बिल्कुल साफ हैं, अभी तक कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आया है। फिलहाल जो मौजूद है वह EPFO और श्रम मंत्रालय के भीतर विचाराधीन एक प्रस्ताव है, जिसे वित्त मंत्रालय को भी देखना होगा, क्योंकि 60 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने से बड़े पैमाने पर राजकोषीय असर पड़ेगा। इसके अलावा पेंशन भोगी संगठनों की ओर से ऐसी मांगे भी जारी हैं जिनमें न्यूनतम पेंशन को इससे कहीं ज्यादा बढ़ाकर 7500 रुपए प्लस DA करने की बात कही जा रही है, लेकिन ये आंकड़े अभी ज्यादातर सामाजिक दबाव से जुड़े दिखते हैं, न कि किसी पक्के आधिकारिक दस्तावेज से। यहाँ सीख दोहरी है। एक तरफ सिस्टम आखिरकार यह मान रहा है कि न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए पर छोड़ देना उन लोगों को गरीबी की सजा देने जैसा है जिन्होंने दशकों तक देश की दौलत बनाने में योगदान दिया। दूसरी तरफ जब तक आधिकारिक आदेश और सर्कुलर प्रकाशित नहीं हो जाते, समझदारी इसी में है कि हमेशा EPFO के आधिकारिक चैनलों से ही जानकारी ली जाए और उस बढ़ोतरी को तयशुदा न माना जाए जो अभी भी सिर्फ बातचीत की मेज पर रखे गए प्रस्ताव का हिस्सा है। अब हम नजरिया बदलते हैं और उन लोगों से जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं उन पर आते हैं जो अब भी पूरी तरह कामकाजी जीवन में हैं और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड EPF में बचत जमा कर रहे हैं। हाल के हफ्तों में कई फाइनेंशियल एजुकेशन पोर्टलों ने EPF विथड्रॉल रूल्स 2025 के नाम से गाइडें प्रकाशित की हैं। यह कोई एक बड़ी नई सुधार की घोषणा नहीं करती, बल्कि एक ही जगह पर यह समझाती है कि अभी मौजूदा नियमों के अनुसार EPF से कब पैसा निकाला जा सकता है, कितना टैक्स देना पड़ता है और कौन से डिजिटल रिक्विजिटोस पूरे करना जरूरी है। बुनियादी बात याद रखें, EPF में कर्मचारी की सैलरी का 12% और नियोक्ता का 12% जाता है। इस जमा धन पर सरकार 2024 से 2025 के लिए 8.25% ब्याज दर तय कर चुकी है, जो सुरक्षित साधनों के ब्रह्मांड में अपेक्षाकृत ऊंची दर मानी जाती है। इस योजना का मूल विचार हमेशा यही रहा है कि रिटायरमेंट के लिए मजबूत पूंजी तैयार की जाए, न कि एक ऐसी गुल्लक बनाई जाए जिसे हर छोटी बड़ी जरूरत पर तोड़ दिया जाए। 2025 की गाइडें कई बिंदुओं पर जोर देती हैं।
पहला यह है कि अगर आप 10 साल या उससे ज्यादा की सर्विस जमा कर लेते हैं तो आम तौर पर आप ईपीएस के तहत पेंशन के लिए पात्र हो जाते हैं। ईपीएफ की लंपसम निकासी के अलावा इसका मतलब यह है कि अगर आप ठीक इस सीमा से थोड़ा पहले ही नौकरी छोड़ देते हैं तो आप जीवन भर मिलने वाली पेंशन खो सकते हैं और आपके पास सिर्फ एक बार में मिलने वाली ईपीएफ निकासी ही रह जाएगी। दूसरा फोकस डिजिटल पक्ष पर है। ऑनलाइन क्लेम और विड्रॉल करने के लिए अब यह लगभग अनिवार्य होता जा रहा है कि आपका आधार आपके यूएएन से लिंक हो, बैंक अकाउंट सही दर्ज हो और आपकी केवाईसी पूरी हो। जब ये सभी डेटा सही होते हैं तो कई पोर्टल बताते हैं कि कुछ क्लेम कुछ ही दिनों में निपट जाते हैं, जबकि जिन फाइलों में गलती होती है वे हफ्तों या महीनों तक अटकी रह सकती हैं। तीसरा हिस्सा वह है जो सबसे ज्यादा डर पैदा करता है, टैक्स का मामला। लगभग सभी लेख एक ही सामान्य नियम दोहराते हैं। अगर आप अपना ईपीएफ 5 साल की लगातार सेवा पूरी होने से पहले निकालते हैं और आपका बैलेंस 50,000 रुपए से ज्यादा है तो ईपीएफओ को 10% टीडीएस काटना जरूरी है, बशर्ते आपके पास पीएएन दर्ज हो। अगर पीएएन नहीं है तो हाल की गाइडों के मुताबिक, जैसे बजाज फिनसर्व, एंजल वन और अन्य विशेषज्ञ पोर्टल, यह कटौती बढ़कर लगभग 34.6% तक जा सकती है। फिर भी उन लोगों के लिए रास्ते हैं जिन्हें इनकम टैक्स देने की कानूनी अनिवार्यता नहीं है। अगर आपकी कुल आय टैक्स की न्यूनतम सीमा से नीचे है तो आप फॉर्म 15G या 15H जमा करके टीडीएस से बच सकते हैं, बशर्ते आप इन्हें इस्तेमाल करने की कानूनी शर्तें पूरी करते हों। इसीलिए 2025 की गाइडें एक लाइन पर खास जोर देती हैं, ईपीएफ कोई साधारण सेविंग अकाउंट नहीं है। अगर आप पैसा समय से पहले निकाल लेते हैं तो आप न सिर्फ बुढ़ापे के लिए अपना कुशन छोटा करते हैं, बल्कि ऐसे टैक्स भी दे सकते हैं जो शायद आपको नहीं देने पड़ते अगर आप बैलेंस को कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा समय तक निवेशित छोड़ते। इसके साथ ही कुछ लचीलेपन के संकेत भी मिलते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में, जैसे लंबे समय तक बेरोजगारी, गंभीर बीमारियां या खास आपात स्थितियां, खाते को पूरी तरह खाली किए बिना बैलेंस का बहुत बड़ा हिस्सा निकालना संभव है। कल्पना कीजिए प्रिया नाम की एक कामकाजी महिला की जो 6 साल से ईपीएफ में योगदान दे रही है और उसे परिवार में आकस्मिक मेडिकल इमरजेंसी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सिर्फ उतना ही पैसा जल्दी और डिजिटल तरीके से निकाल पाना जितनी जरूरत है उसे सूदखोर कर्जों में फंसने से बचा सकता है। लेकिन यही सुविधा अगर बिना सोचे समझे बार बार इस्तेमाल की जाए तो जब वह रिटायरमेंट की उम्र पर पहुंचेगी तब उसके पास पर्याप्त पूंजी ही नहीं बचेगी। तीसरी खबर हमें सरकारी क्षेत्र की पेंशनों के मैदान में ले जाती है और बहुत लार्गो प्लाजो यानी सिस्टम की पूरी संरचना की तरफ देखती है। वित्त मंत्रालय और पेंशन नियामक ने हाल ही में घोषणा की है कि सरकार ने यह फैसला किया है कि लाइफ साइकिल 75 LC 75 और बैलेंस्ड लाइफ साइकिल BLC विकल्प अब उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों 25 LC 75 और बैलेंस्ड लाइफ साइकिल BLC विकल्प अब उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध होंगे जो एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में योगदान करते हैं। अब तक ये ज्यादा आक्रामक निवेश विकल्प मुख्य रूप से प्राइवेट सेक्टर के सब्सक्राइबर्स के लिए ही उपलब्ध थे। इस बदलाव के साथ एक सरकारी कर्मचारी अब उदाहरण के लिए LC 75 फंड चुन सकता है जो योगदान की अधिकतम 75% राशि को शेयरों में लगाने की अनुमति देता है, और जैसे जैसे व्यक्ति रिटायरमेंट के करीब आता है यह अनुपात अपने आप कम होता जाता है। या फिर वह बैलेंस्ड लाइफ साइकिल फंड चुन सकता है जहां शेयरों की ऊपरी सीमा 50% है और जोखिम कम करने का मैकेनिज्म 45 साल की उम्र से तेजी से काम करना शुरू कर देता है। इस पूरी नीति के पीछे विचार यह है कि अब सभी सरकारी कर्मचारियों को एक ही तरह से निवेश करने के लिए मजबूर न होना पड़े। कोई युवा कर्मचारी 30 या 35 साल का जिसके सामने योगदान के कई दशक पड़े हैं शायद LC 75 में खुद को सहज महसूस करे, अल्पकालिक शेयर बाजार की उतार चढ़ाव को स्वीकार करते हुए बदले में 60 या 65 साल की उम्र तक ज्यादा पूंजी बनाने की संभावना के साथ। दूसरी तरफ कोई ऐसा कर्मचारी जो 50 के आसपास है और जिसे बड़े झटके पसंद नहीं, वह शायद बैलेंस्ड फंड में बेहतर महसूस करेगा जहां आधा पैसा शेयरों में और आधा फिक्स्ड इनकम में होता है और रिटायरमेंट से पहले के वर्षों में जोखिम धीरे धीरे कम होता जाता है। टैक्स गुरु जैसे पोर्टल और आर्थिक मीडिया इस बात पर जोर देते हैं कि LC 75 और BLC विकल्पों का सरकारी क्षेत्र तक विस्तार वास्तव में सरकारी कर्मचारियों की एक पुरानी मांग का जवाब है जो लंबे समय से चाहते थे कि उन्हें भी वही विकल्प मिले
जो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को मिलते हैं। अगर हम इन तीनों खबरों को एक साथ रखकर देखें तो भारत की सामाजिक सिक्योरिटी की मौजूदा स्थिति की एक काफी सुसंगत तस्वीर सामने आती है। एक तरफ यह मानना शुरू किया जा रहा है कि 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन किसी भी सम्मानजनक बुढ़ापे की धारणा के साथ मेल नहीं खाती और कम से कम प्रस्ताव के स्तर पर ही सही EPS 25 पेंशन भोगियों के लिए 2500 रुपये के नए न्यूनतम स्तर की तरफ बढ़ा जा रहा है। दूसरी तरफ यह बात बार बार दोहराई जा रही है कि EPF एक दीर्घकालिक साधन है जिसके टैक्स नियम साफ हैं। अगर कोई समय से पहले और बिना योजना के पैसा निकालता है तो वह दोहरी हानि उठाता है, क्योंकि वह भविष्य का पैसा आज निकाल लेता है और साथ ही टैक्स भी भरता है। इसी समय नियमों को इस तरह अपडेट किया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों के पास NPS और UPS के भीतर निवेश के ज्यादा विकल्प हों। ऐसे लाइफ साइकिल फंड्स के साथ जो जोखिम को अपने आप कम करते चलते हैं और बचत की रणनीति को हर व्यक्ति की उम्र और स्वभाव के साथ बेहतर तरीके से जोड़ने देते हैं। 16 नवंबर 2025 की पेंशन और प्रिविजनल बचत पर इस खास पेशकश में न्यूज़ट्रो साथ रहने के लिए धन्यवाद। मैं आरिकेश वीर हूं और ये थी आज की सबसे महत्वपूर्ण खबरें जिन्हें हमने शांति से और एक ही उद्देश्य के साथ आपके सामने रखा, उस चीज की रक्षा में मदद करना जिसकी कोई कीमत नहीं, उन परिवारों की सुरक्षा जो किसी पेंशन पर निर्भर हैं या जो अपनी खुद की पेंशन को रुपया महीने दर महीने बनाते जा रहे हैं।